पीयूष जी, थोड़ा सा बड़े मुद्दों पे एक आध बात करते हैं। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि 400 पार आराम से होगा, भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें आएंगी, तो जो ये चुनाव का मोमेंटम शुरू हुआ था, तो आप लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अपने मोदी जी के कार्यकाल में जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं उनको गिना रहे थे। इधर इधर खास करके 2 चरण के बाद ये देखने को मिला कि अब जो है पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान में अपने रैली में इसकी बात करी। यहां तक कि यह बात हुई कि कांग्रेस जो है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है, हिंदुओं का जो है कि जमा पूंजी लेकर मुसलमानों में बांट देगी, घुसपैठियों में बांट देगी। इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी क्या जरूरत है इस समय इस बात को उठाने? हमारी तरफ से तो ये निकला ही नहीं। आप आज भी मोदी की गारंटी खोल के देख लीजिए, बहुत ही पॉजिटिव नैरेटिव है जी। हमने हर विषय को बड़ी गंभीरता से और गहराई से देश के समक्ष रखा है। एक विजन रखी है कि कैसे अमृतकाल में हम विकसित भारत बनेंगे और उस दिशा में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे हमारी तीसरी टर्म में। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद उनका पोल खोल हो गया, उनका खुलासा हो गया कि वो अभी भी तुष्टीकरण की सोच में है। वो अभी भी सैम पिट्रोडा जी के दिखाए हुए आर्थिक विषयों पे चलने की सोच रहे हैं। उनके लिए अभी भी जो भेदभाव की राजनीति है वो प्राथमिकता लेती है और उन्होंने जिस प्रकार के भ्रम पैदा करने की कोशिश की समाज में, उसको हमें लोगों के बीच में ठीक से प्रेजेंट करना आवश्यक लगा। और मैं समझता हूँ डेवलपमेंट और पॉजिटिव एजेंडा की बातें हमने नहीं बंद किया लिखनी, पर स्वाभाविक रूप से मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसमें चटपटी बातें, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट या टीआरपीज और हेडलाइन हंटिंग तो रहती है। तो इससे ऐसा सा फील होता है कि ये नैरेटिव चेंज हुआ है। पर आप कोई भी हम में से किसी का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का, अमित भाई का, माननीय जेपी नड्डा जी का या राजनाथ जी का भाषण देखें, या हम जो कैंडिडेट्स हैं हमारे लेवल के भी भाषण देखें, तो बड़ी सकारात्मक सोच के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं, पॉजिटिव नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे ये चुनाव देश का भाग्य विधाता वाला चुनाव है, देश का भाग्य बदलने वाला चुनाव है, उस चीज पे हमारा फोकस ज्यादा रहता है। ये चुनाव तय करेगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने बनाम आई थिंक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि चाहे वो लोग ने कह दिया है कि हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो 5 भी कौन होंगे, ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि पहला प्रधानमंत्री कौन होगा। उनका कहना यह है कि उन्होंने ये सब नहीं कहा है, ना उन्होंने इस बारे में ये बात की है, या ना उन्होंने मैनिफेस्टो में किसी मुसलमान शब्द का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि आप लोगों ने इस बात को आगे रखा है। तो ये निष्कर्ष आपने कैसे निकाला? राहुल जी, आप देखिए कि सैम पिट्रोडा जी उनके सबसे नजदीकी सलाहकार हैं और वर्षों से, आज की बात नहीं। जी। और वो तो टॉम टॉम करते थे उस बात जी। दुनिया भर में सैम पिट्रोडा जी इनको लेके जाते थे ओवरसीज कांग्रेस के नाम से, और वहां पे भी वो देश के बारे में बड़ा बुरा भला कहते थे। अब ऐसा व्यक्ति जब 55% इनहेरिटेंस टैक्स की बात उसी समय करे, और मेरा मानना है कि जरूर मैनिफेस्टो में भी उनका हाथ रहा होगा। अब एक तरफ मैनिफेस्टो आए, वो कहे कि सबकी जमा पूंजी की हम ब्यौरा लेंगे, सबको जांच करेंगे, आपने जो सेविंग्स किए हम निकालेंगे, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करें। तो भाई जमा पूंजी रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले आपसे तो खींच लेनी पड़ेगी ना, चोरी कर लेनी पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से वो यही कह रहे। और फिर आप देखिए 3 चीजें जो हुई एक साथ। एक मैनिफेस्टो कहता है आपकी संपत्ति का हम पूरा जांच करेंगे, हर एक मिडिल क्लास आदमी की, देश के हर व्यक्ति की। तो साधारणता तो देश में जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, तो साधारणता तो अधिक मिडिल क्लास ही है, तो उनकी सबकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जाएगा। दूसरा नैरेटिव कहा जाता है जनसंख्या के आधार पर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। तीसरा एक नैरेटिव क्रिएट होता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ, जबकि एकदम झूठ है, मोदी जी ने अन्याय किया है तो उनका पहला अधिकार है देश के रिसोर्सेज पे, ये उनके प्रधानमंत्री जी का भी, पूर्व प्रधानमंत्री का बयान है। और चौथा, उसी समय सैम पिट्रोडा जी इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं कि अमेरिका की तरह 55%, छोटा मोटा भी नहीं,
हमारे यहाँ भी इनहेरिटेंस टैक्स था पहले, जी। पर छोटा सा था। 55% टैक्स की बात करना कि भारत के लिए अच्छा होगा, अब ये चारों को जब आप कड़ियों को जोड़े तभी तो समझ में आता है कि कांग्रेस की सोच क्या है और राहुल गांधी और उनके मित्र पक्ष किस दिशा में देश को लेकर जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, ये कैसे आता है? देखिए, कांग्रेस के सभी इतिहास में आप काम देखें तो उन्होंने भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, धर्म के आधार पर और अब तो आपकी और मेरी स्किन के कलर के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर भी उन्होंने भेदभाव किया है। अब मुझे मालूम नहीं आपका क्या है, पर मैं तो महाराष्ट्र हूं, तो मैं किस कैटेगरी में आता हूं वो आपके व्यूअर्स को बता देना। पर कितना दुर्भाग्य है कि इन्होंने जीवन भर इस प्रकार से लोगों को बांटने की कोशिश की है। इनकी हर योजना में भी लोगों को बांटा जाता था। आखिर सच्चर कमेटी क्या थी? लोगों को एक एक स्टेट में पूछताछ करने निकाला था कि आपने मुसलमानों के लिए क्या स्पेसिफिक पॉलिसी या स्कीम निकाली है। और कितना मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण था कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का प्रोजेक्ट बनाएं तो क्या, या रेलवे को एक्सपैंड करें तो क्या उसमें यह तय किया जाएगा कि इसमें कितने % मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा उस रोड को इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे ही अगर आप देखें तो कर्नाटक में या उनके राज्यों में उन्होंने बात की है कि मुसलमानों के लिए आरक्षण देना चाहिए। अब ये सब बातें तो मुस्लिम लीग किया करती थी। तो इनके करनी में और इनके कहनी में जो मैनिफेस्टो था और इनके काम जो है, इनके राज्य सरकार जो थोड़ी बहुत रह गई है, उसके काम को देखते हुए और जिस प्रकार से लगातार प्रभु श्री राम का अपमान करना, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करना, राम सेतु के, राम के अस्तित्व को ही के देश के रिसोर्सेज का पहला हक एक धर्म का, एक समुदाय का होना चाहिए, तो इससे ध्यान में आता है कि ये मुस्लिम लीग की तरह बात कर। ये ओबीसी का रिजर्वेशन लेकर मुसलमानों को दे देंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कहां से? ये तो सुप्रीम, ये हम तो रूल ऑफ द लॉ में विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तय कर रखी है सीलिंग। उस सीलिंग में आज ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन बांटी हुई है। और मंडल कमीशन रिपोर्ट तो कब से आई थी, पर कांग्रेस ने कभी लागू नहीं की थी। एक गैर कांग्रेसी सरकार आनी पड़ी जिसने मंडल कमीशन से ओबीसी को आरक्षण दिया। अगर आप देखें तो हमने जब आरक्षण इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को दिया तो वो भी हमने आउटसाइड द ओबीसी एससी एसटी कोटा दिया, जिससे उसको टच नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है कि सोशल और इकोनॉमिक कारणों से जो रिजर्वेशन है वो एक सीमा तक हो सकती है, और उसमें अगर ये मुसलमानों को जोड़ते हैं तो मुस्लिम धर्म में तो सोशल बैकवर्डनेस का सवाल उठता ही नहीं है कि उसमें तो कास्ट सिस्टम है ही नहीं। तो स्वाभाविक रूप से एक तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहली बात, ये देना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर उसको देने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ओबीसी या एससी एसटी की रिजर्वेशन छीन के ये रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। तो अगर एक धर्म के आधार पे रिजर्वेशन ये देना चाहे किसी को भी, और उसके लिए ओबीसी एससी एसटी की रिजर्वेशन को छीन ले, ये कदापि ये देश स्वीकार नहीं करेगा।